Hello friends, let us discuss the solutions to the MCQs which were asked in the CA Inter November 2023 examination related to CA Intermediate Taxation. तो फ्रेंड्स देर आर दीज MCQs, हम लोग एक एक करके इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन सिंस 1999. He comes to India every year in the month of April and stays for 105 days. His residential status for the assessment year 23-24 is. तो अब देखिए, ये पर्सन फॉरेन सिटीजन है तो इसके ऊपर में जो एक्सेप्शन है वो अप्लाई नहीं होते हैं। जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो भी अप्लाई नहीं होती है क्योंकि 182 डेज का स्टे नहीं है। सेकेंड बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी बिकॉज द स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 या असेसमेंट प्रीवियस ईयर 22-23 is more than 60 days and total stay during the last 4 previous years preceding this previous year is more than 365 days. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं एंड देयरफॉर दिस पर्सन इज अ रेसिडेंट। इस साल भी रेसिडेंट है एंड इस तरीके से पिछले 10 में से भी 10 साल इनफैक्ट रेसिडेंट था, तो दिस पर्सन विल बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो दिस वन विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D of the Income Tax Act to Mr. Dinkar, assuming that he does not opt for section 115 BAC of the Income Tax Act. तो आपको सेक्शन 80D का डिडक्शन कैलकुलेट करना है। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ स्पाउस हु इज 43 इयर्स ऑफ एज। तो देखिए यहाँ पर दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी रहेगी सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन वाली कैटेगरी एंड दूसरी कैटेगरी यहाँ पर चिल्ड्रन डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी रहेगी पेरेंट्स वाली कैटेगरी। अब इसमें आप अगर चेक कर सकते हो डिडक्शन कितना कितना मिल रहा है किस कैटेगरी में। मिस्टर दिनकर की एज आपको दी नहीं है तो हम लोग अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे कि वो सीनियर सिटीजन है। स्पाउस की एज दी है 43 इयर्स, तो मिस्टर दिनकर विल नॉट बी अज्यूम टू बी अ सीनियर सिटीजन। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ स्पाउस, तो ये है 15,400, इस कैटेगरी में डिडक्शन मिल जाएगा। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ फादर हु इज 67 इयर्स ऑफ एज, तो इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा ₹25,000। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। फादर इज अ सीनियर सिटीजन, देयरफॉर पेरेंट्स वाली कैटेगरी में ओवरऑल लिमिट 50,000 हो जाएगी। मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर दिनकर यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर हु इज अ रेसिडेंट। अब देखिए, फादर के ट्रीटमेंट के लिए अगर एक्सपेंसेस पे किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि फादर के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी लेके रखा है। बट मदर भी सीनियर सिटीजन है जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, तो उनके लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया उसका डिडक्शन मिलेगा एंड दैट अमाउंट्स टू 15,000। तो ये वाले 30,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ₹5,000 ईच फॉर द स्पाउस एंड फादर। तो इसमें आप देख सकते हो वैसे तो दोनों जगह 5,000 स्पेंड किया है, लेकिन ओवरऑल लिमिट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अंडर सेक्शन 80D इज ₹5,000। तो यहाँ पर 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा एंड वो आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी में ले सकते हो। तो टोटल डिडक्शन आप ये चारों आइटम्स का टोटल कर सकते हो। स्पाउस वाला जो टोटल है 20,400, इट इज वेरी वेल विद इन द लिमिट ऑफ 25,000। पेरेंट्स वाला जो टोटल है 40,000, ये भी 50,000 के लिमिट के अंदर है। तो 2400 प्लस 40,000, तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा 60,400। दिस शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इनकम ऑफ LMN HUF comprises of LTCG under section 112 of Income Tax Act 1961 rupees 35 lakhs and income from interest on fixed deposit rupees 210 lakhs. Calculate the amount of surcharge applicable to LMN HUF. LMN HUF does not opt for section 115 BAC. तो आपको सरचार्ज कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस LTCG इनकम विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 15%। एंड क्योंकि आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे जो सरचार्ज का रेट रहेगा इट विल बी 25%। तो अब हम लोग यदि कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हमको इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। या इनकम तो दी है आपको, सो टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन FD। सो टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा 210 lakhs पे हमको टैक्स निकालना है। देखिए, पहले 10 lakhs पे टैक्स ऑन फर्स्ट 10 lakh विल बी 1,12,500। FD इंटरेस्ट रेगुलर रेट पे टैक्सेबल होता है। देन टैक्स ऑन बैलेंस 200 lakhs मतलब 2 करोड़ एट द रेट ऑफ 30%। देखिए, पहले 10 lakhs पे 1,12,500 कैसे आ रहा है,
पहले 2.5 लाख तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक के 5%, 12,500, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख की रेंज पे 20% मतलब 1 लाख। सो ये आ गया 1,12,500। इस बैलेंस पे टैक्स रेट रहेगा 30%। 2 करोड़ का 30% होता है 60 लैक्स। तो ये वाले पोर्शन पे जो हमारा टोटल टैक्स आ रहा है वो है ₹61,12,500। ये वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब ये वाले पोर्शन पे जो सरचार्ज आएगा, इस पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%। तो हम यहाँ पर लिख के रख लेते हैं 61,12,500 इंटू 25%। तो इस पोर्शन पे जो सरचार्ज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 15,28,125। एंड टैक्स ऑन एलटीसीजी, एलटीसीजी पे जो टैक्स आएगा वो पूरे एलटीसीजी पे 20% पे लगेगा। इट विल बी 20% ऑन 35 लैक्स। 35 लाख का 20%, तो ये हो जाता है ₹7 लाख टैक्स ऑन एलटीसीजी। बट उस पे जो सरचार्ज रहेगा इट विल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ 15%। तो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन दिस 7 लाख इंटू 15% इज इक्वल टू 1,05,000। आप इस 1,05,000 को 15,28,125 में ऐड कर दो तो आपको टोटल सरचार्ज मिल जाएगा। सो टोटल सरचार्ज इज 16,33,125. So this is the answer, option number D. This should be the correct answer. Next question. The tax liability ignoring section 115 BAC for the assessment year 23-24 of a resident individual Manav aged 40 years having earned LTCG, he has no other income. LTCG has saved 4,50,000 on sale of plot of land, means this is taxable under section 112 and eligible for deduction under section 80C and 80G. अब देखिए अगर आपके इनकम में सिर्फ LTCG है तो आपको ये वाले डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। फिर अब income comprises only of LTCG and LTCG is equal to total income ₹4,50,000। अब आपको इसमें टैक्स लाइबिलिटी पूछा है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट टैक्स अप टू टैक्स ऑन first 2.5 lakh. Basic exemption limit will be 2.5 lakhs because we have to ignore section 115 BAC. So it will be nil. And tax on the remaining portion, बिकॉज ये मिस्टर मानव रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उनको बेसिक एग्जामेशन लिमिट एलटीसीजी में से भी अलाउड रहती है। टैक्स ऑन बैलेंस एलटीसीजी ऑफ 2 लाख एट द रेट ऑफ 20%, सेक्शन 112 के हिसाब से 20% का रेट अप्लाई होता है, इज इक्वल टू 40,000। अब 40,000 आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। अब इसमें से हम लोग लेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A बिकॉज टोटल इनकम इज नॉट मोर देन ₹5 लाख। तो इसमें से मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू ₹12,500। सो दिस विल बी आवर टैक्स बिफोर सेस 27,500। दिस मच विल बी द टैक्स बिफोर सेस। अब 27,500 पे सेस लग जाएगा तो इंटू 1.04 मैं कर दे रहा हूं तो आंसर आ रहा है 28,600। So this is the correct answer, option A, 27,500 plus 4% health and education cess. So this is the answer to question number 4. Next, Mr. Kuldeep is working in a scheduled bank since past few years. आपने इतने बड़े क्वेश्चन में पहले ये देख लेना चाहिए कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है taxable income from the above transaction is the bank allotted 2,000 sweat equity shares to him in May 2022 at the rate of 1,300 rupees per share. Fair market value of the share was 1,500 on the date of exercise of the option by Mr. Kuldeep. He sold 1,500 shares at 2,100 rupees per share on 31st March 2023 on registered stock exchange. Assume STT has been paid. तो अब जो उसने सेल किया है वो तो विद इन 1 ईयर सेल कर दिया है, इट विल रिजल्ट इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन उसके पहले जब उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए थे तब भी आप देख सकते हो शेयर्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 1,500 एंड जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज लोअर, तो उसको 200 रुपीज पर शेयर का इनकम भी हो रहा है अंडर सैलरी हेड एज अ पर्क विजिट। 200 into 2,000, so ₹4 lakh will be treated as salary income।
एंड ऐसा ऑप्शन ए में लिखा है। एंड आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी चेक कर सकते हैं। 1500 शेयर्स पे 2100 में सेल किया, सो कैलकुलेशन विल बी 2100 माइनस वो जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने पहले लिया था वो अब आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सो 600 रुपीज पर शेयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन 1500 शेयर्स। तो 600 इंटू 1500 is equal to rupees 9 lakh. So rupees 9 lakh will be short term capital gain. So the correct answer will be option A. 4 lakh is salary income and 9 lakh rupees is short term capital gain. Next. From the following transactions, compute the total amount of capital nature and revenue nature. तो आपको दिया है परचेस ऑफ फर्नीचर विथ नो इंटेंशन टू रीसेल बट सोल्ड अंडर चेंज सर्कमस्टेंसेस अमाउंटिंग टू 75,000। तो जब आपने फर्नीचर परचेज किया और उसको बाद में सेल भी किया है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर कैपिटल नेचर, क्योंकि आप उसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे थे। सो ये कैपिटल नेचर का आइटम हो गया। Receipt of liquidated damages directly and intimately linked with the procurement of a capital asset, which led to delay in coming into existence of the profit-making apparatus amounting to rupees 2,50,000। तो अभी कैपिटल एसेट खरीदने में जो डिले हुआ उसमें आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिल रहे हैं। सो दिस शुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीट। Receipt of compensation on termination of the agency business being the only source of income, तो ये भी टैक्सेबल रहेगा। देखिए सोर्स ऑफ इनकम की सब्सटीट्यूशन में जो पैसा मिलता है दैट इज अ कैपिटल रिसीट। हम लोग यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। सम ऑफ these items may be taxable, but these are capital receipts. Capital receipts are taxable when specified. Compensation received from the employer for premature termination of the service contract amounting to rupees 70,000। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी टर्मिनेट कर दिया, उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है 70,000। सो दिस शुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि एम्प्लॉय की सोर्स ऑफ इनकम के बदले उसको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। सो ये चारों आइटम कैपिटल रिसीट्स है। इसका टोटल अपन चेक कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 8,95,000। सो वी विल गो विथ ऑप्शन बी। रेवेन्यू अमाउंट इज निल, कैपिटल अमाउंट इज 8,95,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question relates to GST as you can see and case scenario है। तो what I do in case scenario is मैं पहले questions देख लेता हूँ कि उसके questions कौन से हैं, क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई, तीसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो बस ये तीन क्वेश्चंस केस सिनेरियो पे पूछे हैं। लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ZAB Limited commences business of manufacturing of goods in the state of Maharashtra. The company has procured factory building, machinery and raw materials. The company started selling of manufactured goods from 1st November 2022. अब देखिए जब आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो और महाराष्ट्र स्टेट में आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिलता है रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी जब से क्रिएट होती है। Aggregate turnover exceeds rupees 40 lakhs on 25th of November. So he was liable to register from 25th of November, but it made the application for registration under GST on 5th of December. तो अगर आप लाइबिलिटी क्रिएट होने के बाद विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर लायबल टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड ऑन 10th of December. तो 25th of November will be the effective date of registration. So question number 7 का आंसर we will go with option B. Next. आपको सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज रिसीव बाय ZAB लिमिटेड। तो आपको उसके लिए ये पैराग्राफ दिया है अपेरेंटली। ZAB Limited has made an agreement with an entity to receive various services for the purpose of business on 11th of December 2022. Services obtained are liable to tax under reverse charge. So these are services received which are taxable under reverse charge basis. Provision of services was completed on 20th of December 2022 and invoice related to the same was issued on 22nd of December. तब देखिए जब सर्विस आपको रिसीव हो रही है रिवर्स चार्ज में कवर्ड है तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के हिसाब से वी हैव टू सी द लीस्ट ऑफ 3 डेट्स। वन इज द डेट date of, or we can say 61st day from the date of invoice. So 61st day from the date of invoice issued by the supplier, or we have to compare this with the payment date when you have made the payment,
एंड थर्ड इज द डेट व्हेन द अमाउंट इज डेबिटेड इन योर बैंक अकाउंट। तो थर्ड वाला आपको दिया नहीं क्योंकि एनईएफटी के थ्रू पेमेंट किया है, तो सेम डेट होगी। तो यहाँ पर वी हैव टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर डेट। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब कंप्लीट हुई थी वो मैटर नहीं करती, गुड्स में वो मैटर करता है। तो यहाँ पर वी विल ओनली कंसिडर दीज टू डेट्स एंड विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द आंसर। सो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ये तो काफी आगे आ जाएगा, ये तो डेट फेब्रवरी में चली जाएगी। बट 29th of December is the date of payment. So as per me, the answer should be 29th of December, earlier of these two dates. So the correct answer is option C, 29th of December. ये जो ऑलरेडी जो मार्किंग्स हुई है ये स्टूडेंट ने मार्किंग किया था, तो ये जो पेपर अवेलेबल हुआ है उसमें पहले से ही वो मार्क था, तो देयर कैन बी सम रॉन्ग मार्किंग्स अर्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023, ZAB Limited secured an order for supply of 1000 items from YCD Limited. These goods are to be distributed in the flood affected area. Details related to the above supply are as below. तो आपको डिटेल्स दी हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ 1000 आइटम्स बिफोर डिस्काउंट ₹4 लाख। तो इसमें से डिस्काउंट कुछ रहा तो माइनस करेंगे हम लोग को कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस नॉट एडेड इन द अबव लिस्ट प्राइस, सो इट शुड बी एडेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस आर covered under the value, section 15 of the CGST Act. Special packing charges for safe transportation of the goods already included in the list price. See, because it is already included, तो अभी इसको आप कुछ मत कीजिए, इसको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इस 4 लाख रुपीस के अंदर में 20,000 इंक्लूडेड है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ ऑलरेडी डिडक्टेड इन द अबव लिस्ट प्राइस। अब ये सब्सिडी का डिडक्शन तभी मिलता था यदि हम लोग ने सब्सिडी गवर्नमेंट से लिया रहता था। एनजीओ से यदि सब्सिडी लिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। सो बट इट हैज बीन डिडक्टेड, so we should add it back to compute the taxable value as per GST. तो अभी तक की वैल्यू हो गया है 4 लाख प्लस 10,000 प्लस 40,000, 450. ZAB Limited has provided 24,000 as discount on the list price of the supply which is recorded in the invoice. तो जो डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्ड हो जाता है उसको आप बिल्कुल माइनस कर सकते हो, एंड आपको लिखा है कि द प्राइस गिवन इज बिफोर डिस्काउंट। तो ये टोटल जो आपका आ रहा है 4,50,000, उसमें से 24,000 माइनस कर लीजिए। So 450 minus 24,000, the answer should be 4,26,000. So which is option number A. Question number 9 का आंसर है option A. So these are the answers till now. Next, अब 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। As per CGST Act 2017, what is the last date up to which a registered person is entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both during a financial year? तो अब देखिए लास्ट डेट अमेंडमेंट आने के पहले तक के सितंबर थी, बट आफ्टर अमेंडमेंट इट बिकेम 30th डे ऑफ नवंबर। सो 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। तो ऑप्शन सी और डी दोनों में ये पार्ट तो सही लिखा है, और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि आपको ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं देखना है, आपको एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न देखना है। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट तो 31st of December ही रहेगा फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। सो यू हैव टू टेक द एक्चुअल डेट फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, RP Enterprises duly registered on e-invoice portal with effect from 1st April 2023 made the following supplies during the month of April 2023. तो आपको दिया है goods supplied to PQ Limited. क्वेश्चन पूछा है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई in respect of which e-invoice is required to be issued. तो देखिए e-invoice is required to be issued in case of all B2B supplies. तो इसमें हमको ये चारों में से कंसीडर करना है कौन सी वैल्यूज पे e-invoice लगेगा। सो फर्स्ट इसमें e-invoice की एप्लीकेबिलिटी आएगी बिकॉज इट इज सप्लाई टू PQ लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, मीन्स B2B सप्लाई। सेकेंड वन इज अ B2C सप्लाई बिकॉज द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, तो इसमें e-invoice नहीं लगेगा। थर्ड वन, सर्विसेज सप्लाई टू MN लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। सर्विसेज के केस में भी B2B सप्लाई है तो ई-इनवॉइस बनाना होगा ₹20 लाख। एंड गुड सप्लाई टू मिनल एसोसिएट्स SEZ यूनिट इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें भी ई-इनवॉइस बनाना होगा। देखिए SEZ यूनिट के बारे में दिया है कि यदि SEZ यूनिट अगर इनवॉइस बनाता है तो उसको ई-इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं अगर SEZ यूनिट सप्लायर है तो, बट इफ यू आर सप्लाइंग टू SEZ यूनिट तो फिर आपको ई-इनवॉइस बनाना होगा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी 15 lakhs plus 20 lakhs plus 30 lakhs.
सो आंसर विल बी ₹65 lakhs। एक बार एसईजेड यूनिट वाला जो पॉइंट है वो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे जो नोट्स है उसमें हम चेक कर लेते हैं। चैप्टर नंबर H, टैक्स इनवॉइस। यस, सो इस चैप्टर में हमको मिल जाएगा अबाउट एसईजेड यूनिट्स, अबाउट ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग कब मैंडेटरी है कब नहीं है। तो ये हमको दिया है e-invoicing is mandatory not in respect of B2C invoices, B2B invoices में mandatory है। अब आपको लिखा हुआ है कि where supplies are received तो फिर e-invoice mandatory नहीं है, that's okay। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को exemption दिया है, SEZ units को exemption दिया है, but supplies made to SEZ unit e-invoices need to be issued, बहुत clearly लिखा हुआ है। So therefore we will have to include this, e-invoices में हम लोगों को ये include करना होगा 30 lakhs भी। So total 30 plus 20 plus 15, correct answer is option B। Next, Mr. Tony, a registered supplier, wants to transport exempted goods of rupees 80,000 along with taxable goods of rupees 46,000, excluding GST amounting to rupees 4,000 from Ludhiana, Punjab to Mathura, Uttar Pradesh. And the invoice is issued in respect of both exempted and taxable supply. Which of the following is correct? तो ई-वे बिल के रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा है। देखिए, अभी ई-वे बिल के लिए जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू शुड एक्सीड रुपीज 50,000। द वैल्यू includes value of taxable supply of goods plus GST also, but the value does not include value of exempted supply for this purpose। तो हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड जो टैक्सेबल गुड्स है उसका जो टोटल वैल्यू जा रहा है, वैल्यू प्लस जीएसटी, इट इज गोइंग अप टू रुपीज 50,000। 46,000 प्लस 4,000 is going up to 50,000, which is not exceeding rupees 50,000। तो ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन सच अ केस। अगर आपका वैल्यू 50,000 के ऊपर जाता था, एक्सीड होता था 1 रुपए से भी, तो ई-वे बिल की जरूरत पड़ती थी यहाँ पर। नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लक्ष्य एंड सन्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉस। लक्ष्य एंड सन्स इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। तो देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, उसमें आपके सभी टाइप के आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूड हो जाते हैं। सो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज विल बी इंक्लूडेड, अंडर रिवर्स चार्ज विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि भले रिवर्स चार्ज में कवर्ड है लेकिन आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है। एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर। सेक्शन 2(6) में डेफिनेशन दी है इसके। एक्सपोर्ट टर्नओवर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। आउटवर्ड सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एज एन एजेंट and issues invoice to customer in his own name। So this is the main thing। अगर वो एज एन एजेंट इनवॉइस इश्यू कर रहा है बट खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू कर रहा है, तो फिर उसको भी हम लोग सप्लाई मानते हैं। प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई किया वो अलग सप्लाई होता है, एंड एजेंट ने जो फर्दर कस्टमर को सप्लाई किया उसको भी सप्लाई मानते हैं। दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर, but inward supplies are specifically excluded from the definition of aggregate turnover। So these 5 items should be added to calculate the value। So total हो जाता है 10 plus 5 15, 15 plus 15, total 30 lakh rupees will be the aggregate turnover। Next, apparently this one is the last question। Yes, case scenario 2। इसमें आपको इनकम टैक्स से संबंधित कुछ डेटा दिया है। You have to calculate gross total income of Mr. Atul। You have to calculate income or loss under the head income from house property। You have to calculate net annual value of the house property। Okay, so आपको ये डेटा दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अतुल owns a house in Delhi having 3 independent units। Unit 1 ground floor having 50% area, Unit 2 first floor having 25% area, Unit 3 second floor having 25% area। Unit 1 is let out for residential purpose to Ankush on monthly rent of rupees 20,000। तो यूनिट 1 जो है वो लेट आउट है। However, the same remained vacant in the month of March 2023 and could not be used। So let out only for how many months? Only for 11 months। Further, in the month of November 2022, Mr. Ankush, tenant, visited Chennai for 21 days for some work and he could not reside in the Unit 1 for 21 days। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। However, the possession of Unit 1 for these 21 days remained with Mr. Ankush। So, ये जो आगे की इंफॉर्मेशन दी है ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा टैक्स कैलकुलेशन में।
यूनिट 2 इज ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर अतुल फॉर हिज रेसिडेंस थ्रू आउट द ईयर। सो यूनिट 2 जो है इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देन यूनिट 3 इज यूज्ड बाय मिस्टर अतुल फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज प्रोफेशन। सो यूनिट 3 से रिलेटेड जो इनकम रहेगी इट विल नॉट बी असेसेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। Other particulars for the whole house are as follows: म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तीन चीजें हमको दी हैं। ग्राउंड रेंट दिया है, इसका यूज हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा बट पीजीबीपी हेड में आएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आ जाएगा, दोनों हेड्स में काम आएगा। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नॉट यूजफुल इन द हाउस प्रॉपर्टी हेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, होल हाउस का इंटरेस्ट है ये 2 lakhs, तो हमको पोर्शन वाइज इस इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना होगा। एनुअल पेमेंट मेड टू मदर ऑफ मिस्टर अतुल एज पर द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, तो इसका भी इनकम टैक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए बिकॉज ये पेमेंट किस इनकम से किया, क्या किया, ऐसा कुछ क्लैरिटी से नहीं दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सो दिस विल, इसमें से भी जो सिर्फ प्रोफेशन वाला पार्ट है उससे संबंधित एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट फॉर टोटल हाउस, तो डिप्रिसिएशन पूरे हाउस का 1 लाख है, तो अगेन उसमें से जो पार्ट 25% से रिलेटेड है विच इज यूज फॉर प्रोफेशन, उतना डिप्रिसिएशन का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ग्रॉस इनकम ऑफ मिस्टर अतुल फ्रॉम प्रोफेशन इज रुपीज 7,95,000। नो एक्सपेंडिचर ऑन नोशनल हाउस रेंट और अदर एक्सपेंसेस relating to the house have been deducted by Mr. Atul while computing this income from profession। तो ये प्रोफेशन की इनकम है, इसमें हाउस से संबंधित और कोई एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं किया है। सो कंसिडरिंग दिस डेटा हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी विल कैलकुलेट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट 1 and unit 2। now I am assuming because financial year 22-23 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन 115 BAC was the optional tax regime, तो आई एम assuming कि ये ओल्ड टैक्स regime में ही है which was the default tax regime for that year। so unit 1 is assumed to be let out and unit 2 is self occupied, ये हमको डेटा दिया है। एंड आपको ये भी पता है यूनिट 1 का जो portion है that is 50% and unit 2 is 25%। now we are first talking about income from house property। so income from house property, as far as the let out portion is concerned, we will have to compare actual rent with the reasonable expected rent। now actual rent to be calculated for 11 months because property was vacant for 1 month as given here। so 11 months के लिए आपको 20,000 का रेंट मिला, so this calculation will be 20,000 into 11, that means 2,20,000। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, नाउ वी ओनली वांट टू कैलकुलेट फॉर द लेट आउट पोर्शन। तो देखिए ये तीन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट ऑलरेडी ज्यादा है, सो वी विल टेक हायर ऑफ दिस टू। सो 4 लाख रुपीज इज द रीजनेबल रेंट बट फॉर द होल प्रॉपर्टी उसका हमको 50% करना पड़ेगा। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द 50% पोर्शन इज रुपीज 2 लाख। Now, therefore, gross annual value of the let out portion is higher of actual rent and reasonable rent, rupees 2,20,000। वैकेंसी के बावजूद एक्चुअल रेंट ज्यादा है, सो वी विल कीप गोइंग अहेड विद एक्चुअल रेंट। इसमें से सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का डिडक्शन मिलता है बिफोर वी अराइव एट द एनएवी, एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस रुपीज 90,000 पूरी प्रॉपर्टी के हैं, तो 50% पोर्शन से रिलेटेड 45,000 है, ये माइनस कर देंगे हम लोग। अब जो बच्चा उसको हम लोग कहते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। 2,20,000 minus 45,000 is 1,75,000। And there is one question based on this itself. What would be the net annual value of the house property? So the answer is 1,75,000। This one is correct। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो हम लोग NAV को ही निल लेते हैं और वहीं से उसका कैलकुलेशन की शुरुआत होती है। एनईवी में से माइनस करेंगे हम लोग दो आइटम्स, वन विल बी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A एंड अदर विल बी इंटरेस्ट डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,75,000 का 30% इज रुपीज 52,500। इंटरेस्ट डिडक्शन अपने को दिया है यहाँ पर, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 2 lakhs,
2 lakhs का 50% होता है 1 lakh. So this much is the interest deduction. So ये हम लोग adjust कर लेंगे. And as far as the self-occupied property is concerned, assuming 115 BAC opt नहीं किया है, so interest का deduction 25% वाले portion में भी मिल जाएगा. 2 lakh का 25% होता है 50,000 rupees. And assuming कि other conditions are satisfied, अगर आपको 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट रिडक्शन चाहिए, सो यू हैव टू सेटिस्फाई 3 कंडीशंस. लोन शुड हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. Then the loan should have been taken for acquisition or construction, which should have been completed within the period of 5 years. Assuming, तो फिर 2 लाख का लिमिट मिल जाता है और यहाँ पर इस पोर्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट 50,000 ही आ रहा है. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एज यू कैन सी, दिस पोर्शन विल बी only 22,500 from the let out portion, and self occupied portion में there will be a loss of 50,000. अब इन दोनों को यदि हम लोग क्लब कर देंगे तो हमको इनकम मिल जाएगी 22,500 minus 50,000. So this will be the net income from house property, that is a loss of rupees 27,500. So we will go with this loss as the answer. Yes, it is there. Loss of rupees 27,500. यदि हम लोग और कोई assumption लेते भी थे, यहाँ पर लिमिटेड डिडक्शन लेते थे, तो द आंसर वुड नॉट हैव मैच्ड विद दिस. तो जो assumption हम लोग ने लिया है वो यहाँ पर रीजनेबल है ऑप्शंस के साथ. देन नेक्स्ट कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू जीटीआई. अब यदि हमको जीटीआई निकालना है तो उसके लिए हमको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो प्रोफेशनल इनकम आएगी उसमें एडजस्ट करना होगा. सो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से जो इनकम हो रही है वो हमको दी है क्वेश्चन में, उसमें से हम लोग अलाउेबल एक्सपेंसेस एडजस्ट करेंगे. ₹7,95,000. दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी. अब आप इसमें से देख सकते हो कौन से एक्चुअल एक्सपेंसेस है हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित. तो रेंट नहीं है, रेंट क्योंकि नोशनल रेंट अलाउड नहीं है. सो एक्चुअल एक्सपेंसेस आर, यू कैन सी ग्राउंड रेंट ₹18,000. ग्राउंड रेंट. अब ग्राउंड रेंट का भी हमको 25% पोर्शन लेना है. ओके, प्रोफेशन पर्पस के लिए यूनिट 3 यूज हो रहा है, यूनिट 3, एंड उसका जो वेटेज है दैट इज 25%. सो ग्राउंड रेंट अमाउंट है 18,000 का 25% होता है 4,500. ये हम लोग माइनस कर देंगे. देन उसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्सेस का भी 25% लेंगे. टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस 90,000 का है, उसका 25% होता है 22,500. देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 32,000. मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आप ये सभी एक्सपेंसेस को ऐड करके भी कर सकते थे बाद में एक साथ. तो 32,000 का 25% होता है 32,000 डिवाइड बाय 4 ₹8,000. ये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ये भी अलाउेबल है as far as it is related to the business part. टोटल इंटरेस्ट है 2 लाख, उसमें से 25% होता है 50,000. देन पेमेंट मेड टू मदर ऑफ मिस्टर अतुल, तो इसका कुछ कंसर्न नहीं है यहाँ पर. अब देखिए पेमेंट मेड टू मिस्टर मदर, तो देखिए यहाँ पर अदरवाइज भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में मिल भी नहीं रहा है. देन इंश्योरेंस प्रीमियम ₹15,000. इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलता है बट यहाँ मिल जाएगा. 15,000 का 25% होता है 3,750. एंड लास्टली डेप्रिसिएशन जो आपने पूरी प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट करके रखा है, तो डेप्रिसिएशन का 25%, 1 लाख का 25% होता है 25,000. So these are the deductions which are allowed. So this will give you the income from profession. So ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 7,95,000 minus 4,500 minus 22,500 minus 8,000 minus 50,000 minus 3,750 minus 25,000. So this income comes to rupees 6,81,250. अब ये पीजीबीपी हेड की इनकम हो गई. इसमें से हमको लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड वी आर अलाउड टू सेट ऑफ द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम. तो हमने वही रिजिम अज्यूम किया है. तो ₹27,500 का लॉस इसमें से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम दिस इनकम. 681,250 minus 27,500. So if this is there in the option, we will go ahead with this answer
6,53,750. This will be considered as the GTI, gross total income. 653,750. Yes, so this one is the answer. So that's it friends, टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया. इसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज थे जो कि 1 मार्क के थे. रिमेनिंग 14 एमसीक्यूज वर ऑफ 2 मार्क्स. तो एमसीक्यूज में आप लोग आंसर्स तो हमेशा लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू द गेस वर्क इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So if you have any confusions, any doubts, you can always mention in the comment. You can contact me on the Telegram channel. Okay. Thank you, friends. Thank you.